गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं फ्रेंड्स। आज से हम अपनी करंट अफेयर की श्रृंखला भी स्टार्ट कर रहे हैं और इस श्रृंखला के तहत हम 1 जनवरी 2020 के बाद की जितनी भी मुख्य घटनाएं बनी हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मतलब कि जनवरी से स्टार्ट करेंगे हम और उसी के तहत ये हमारा पहला लेक्चर होगा। इसमें मैंने जनवरी के जो इम्पोर्टेंट करंट हैं वो लिए हैं और इसके बाद जो बचे हुए हैं वो आपको अगली वीडियो में मिलने वाले हैं। मतलब कि जनवरी माह के करंट का ये हमारा पहला वीडियो है, तो इसी के तहत हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, सरकारी फाइलों को शीघ्रता से निपटाने एवं विभिन्न विभागीय कार्यों में तीव्रता लाने हेतु हाल ही में किस राज्य सरकार ने रन थ्रू फाइल प्रणाली शुरू की है? राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा या पंजाब? तो रन थ्रू फाइल प्रणाली जो शुरू की है वो राज्य है हमारा हरियाणा। मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर है। जानते हैं आंसर, तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया हमारा। इस प्रणाली की निगरानी स्वयं मुख्यमंत्री द्वारा की जाएगी। जब मुख्यमंत्री की बात आई, ये जान लेते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, वहाँ के गवर्नर यानी राज्यपाल देवनारायण आर्य हैं और वहाँ की राजधानी चंडीगढ़ है। इसी के साथ अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 107वें सत्र का आयोजन 3 से 7 जनवरी के बीच कहाँ पर हुआ? तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, कन्नूर या गुवाहाटी? तो ये जो हुआ आपका, ये हुआ आपका बेंगलुरु में, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2020 का थीम, इसका थीम था हमारा ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का स्थापना वर्ष ये था हमारा 1914। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, भारतीय इतिहास कांग्रेस, वो विज्ञान था, ये इतिहास कांग्रेस के 80वें सत्र का आयोजन कहाँ हुआ? तो तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, हैदराबाद या कन्नूर? तो जो भारतीय इतिहास कांग्रेस था इसका हुआ हमारा कन्नूर में। जब कन्नूर में हुआ तो ये तो पता होना चाहिए कन्नूर कहाँ है, तो मैंने इसको शामिल कर दिया। जान लेते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है। कन्नूर केरल में स्थित है। केरल की बात है तो वहाँ के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है, वहाँ के गवर्नर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और वहाँ की राजधानी तिरुवनंतपुरम। दैट्स ऑल। नाउ लेट्स कम ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के 27वें संस्करण का आयोजन 27 से 31 दिसंबर 2019 तक किस शहर में हुआ? हैदराबाद, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम या गुवाहाटी? तो ये जो हुआ आपका, ये हुआ आपका तिरुवनंतपुरम में। ये 3 क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं तो मैंने इसलिए इनको एक साथ शामिल कर दिया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, एसपीजी के महानिदेशक का नाम बताइए जिनका कार्यकाल कैबिनेट नियुक्ति समिति ने 30 जुलाई 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। किसका? एसपीजी के महानिदेशक। अरुण यादव, अजीत पवार, अरुण कुमार सिन्हा या अरुण चक्रवर्ती? तो उनका नाम है अरुण कुमार सिन्हा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो गया है। जान लेते हैं और हमें क्या क्या जानना है, देखते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में एसपीजी अधिनियम 1988 में संशोधन किया। संशोधित कानून के तहत एसपीजी सुरक्षा अब केवल प्रधानमंत्री, सीमित अवधि के लिए पूर्व प्रधानमंत्री को ही प्रदान की जाएगी, बस। इसी के चलते हाल ही में गांधी परिवार की एसपीजी सुरक्षा हटा ली गई है। उसके तहत किस किस की हटाई गई है? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी की। सभी तथ्यों को, जो इससे संबंधित मुख्य तथ्य जो हमारे जानने जरूरी है, सबको अपनी साधारण भाषा मैंने इनको लिख दिया है। एसपीजी की बात है तो एसपीजी क्या होता है? स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में किस दिन को विलय दिवस के रूप में अवकाश घोषित किया गया है? 26 अक्टूबर, 26 सितंबर, 26 नवंबर या 26 दिसंबर? तो जो अवकाश घोषित किया गया वो प्रत्येक वर्ष 26 अक्टूबर के लिए अवकाश घोषित कर दिया गया है विलय दिवस के रूप में। ठीक है, आइए जानते हैं अब। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो गया है। 26 अक्टूबर ये अवकाश क्यों घोषित किया गया जानते हैं। देखो,
26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को जम्मू कश्मीर के तत्कालीन महाराजा हरि सिंह ने विलय संधि पर हस्ताक्षर किए थे। सिंपल, ठीक है। वहाँ की बात है जम्मू कश्मीर की, जान लेते हैं। वहाँ के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा और वहाँ की राजधानी है श्रीनगर। उपराज्यपाल पर खास ध्यान देंगे क्योंकि हाल ही में इन्होंने अपना पद ग्रहण किया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है आने वाली परीक्षा में। आने वाली परीक्षा में आपकी आरओ हो, एआर हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, मीन्स अप टू 2021 जितनी भी आपकी वैकेंसीज आने वाली हैं, 2020 का करंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसी क्रम में मैंने इस श्रृंखला को आरंभ किया। जितना भी समय लगेगा मैं आपको धीरे धीरे वीडियोस प्रोवाइड कराता रहूँगा, बस शर्त है बेहिचक आप याद करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय वित्त मंत्री ने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर खर्च बढ़ाने की मुहिम के तहत अगले 5 साल के लिए किस योजना की घोषणा की? नेशनल पाइपलाइन, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन या नेशनल पाइपलाइन? तो ये जो मुहिम है इसका नाम है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है आधारभूत, यानी किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले उसके जो आधारभूत संरचना हमें तैयार करनी होती है, ठीक है नहीं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसमें आंसर हो गया है। इस योजना के तहत अगले 5 साल में 105 लाख करोड़ रुपए की इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं पूरी की जाएंगी, जिसमें बिजली, रेलवे, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रों की परियोजनाएं शामिल हैं। सिंपल। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत और किस देश ने 1 जनवरी 2020 को परमाणु ठिकानों पर हमले के विरुद्ध समझौते के तहत अपने अपने परमाणु ठिकानों की सूची का आदान प्रदान किया है? नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान? तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर 3, यानी भारत और पाकिस्तान ने किया है। जानते हैं ये है क्या? इम्पोर्टेंट तथ्य चाहे 2-3 जितने भी हैं मैंने सबको शामिल किया है। इसी शर्त के साथ मैं आपका हिस्ट्री का क्रम भी चला रहा हूँ और इसकी बात मैं आपको बता देता हूँ। इसके पीडीएफ का लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगा। इसको पूरा कराने का पीडीएफ मैं डाल दूँगा, लिंक दूँगा अपने टेलीग्राम का। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे, सारे पीडीएफ आपको वहीं पे मिलते रहेंगे जो भी मैं इस चैनल पे वीडियोस डाल रहा हूँ। और मोस्टली जीके की, जो जीके की डाल रहा हूँ उसके तो बिल्कुल मिलने ही मिलने हैं। देखो, इस समझौते पर 30 दिसंबर 1988 को हस्ताक्षर हुए और यह 1 जनवरी 1991 को लागू हुआ। इसके तहत भारत और पाकिस्तान प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को अपने अपने परमाणु ठिकानों की सूची का आदान प्रदान करेंगे और दोनों देश इस प्रकार की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे जिससे एक दूसरे के परमाणु ठिकानों को किसी प्रकार का नुकसान हो। सिंपल, आसानी से समझ आ गया होगा, बहुत सिंपल लैंग्वेज है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं क्या बोल रहा है हमारा। इसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन 8 क्वेश्चन हो गया हमारा। 9th क्वेश्चन आता है। 9th क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? स्टाफ, ये प्रिंटिंग प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS किसे नियुक्त किया गया है? मनोज मुकुंद, जनरल विपिन रावत, करमवीर सिंह या राकेश कुमार भदौरिया? तो किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया आपका जनरल विपिन रावत को, ठीक है। जनरल विपिन रावत पहले हमारे कौन थे? जनरल विपिन रावत पहले हमारे थल सेना अध्यक्ष थे। उनको फिलहाल में क्या बना दिया गया? CDS का एक पद है जो यूरोपियन कंट्रीज़ में ऑलरेडी होता है, पहले हमारे यहाँ पे नहीं था। 1 जनवरी 2020 से हमारे यहाँ पे भी इस पद का सृजन कर दिया गया है और पहले व्यक्ति कौन बने हैं? जनरल विपिन रावत बने हैं, ठीक है। देखो, जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका आंसर है। इन्होंने 1 जनवरी 2020 को पद संभाला। सिंपल। CDS रक्षा मंत्रालय के सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करेगा। CDS की बेसिक यूनिफॉर्म उनकी सर्विसेज की रहेगी, बस उसमें रैंक के बैज और लोगो चेंज होंगे, ठीक है। जो उनकी बेसिक यूनिफॉर्म है उनकी सर्विस की रहेगी, जो उनकी पहले ऑलरेडी सर्विस देते हुए आ रहे हैं अपनी भारतीय सेना में। केवल उनके रैंक के बैज और लोगो बदले जाएंगे उसमें।
सेना प्रमुखों की तरह CDS की रैंक भी 4 स्टार जनरल की होगी। सिंपल, बहुत ही सिंपल भाषा में हमने जान लिया इसको। इसी के साथ अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। भारतीय रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल का नया नाम क्या रखा है? केंद्रीय सुरक्षा बल, राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे सुरक्षा बल या हमारा रेलवे सुरक्षा बल? तो इसका जो आपका उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, रेलवे सुरक्षा बल सेवा। ठीक है, रेलवे सुरक्षा बल सेवा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर है। यानी जो रेलवे सुरक्षा बल था उसका नाम बदल के अब हो गया रेलवे सुरक्षा बल सेवा हो गया। जान लेते हैं। RPF की बात है। RPF केंद्रीय रेल मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। RPF की स्थापना 27 जुलाई 1984 ईस्वी को हुई थी। सिंपल, नथिंग। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हम। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, किस राज्य के परिवहन विभाग ने वर्ष 2020 से महीने के पहले दिन को नो व्हीकल डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया? राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश या केरला? तो ये जो निर्णय लिया आपका, ये लिया आपका राजस्थान राज्य सरकार ने। जानते हैं हम, देखो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर है। राजस्थान सरकार ने ऐसा सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने तथा वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए किया है। इस दिन परिवहन विभाग के कर्मचारी कार्यालय आने के लिए अपने वाहन की बजाय साइकिल अथवा सार्वजनिक यातायात का प्रयोग करेंगे। ठीक है नहीं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, राज्यपाल वहाँ के कलराज मिश्र हैं। कहाँ के? राजस्थान के। आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग सिंगल मिनट। अगला क्वेश्चन है 12वां, रोजगार प्रदाताओं तथा कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए हाल ही में किस मंत्रालय ने संतुष्ट नामक पोर्टल लॉन्च करने का निर्णय लिया है? मानव संसाधन मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय या रेल मंत्रालय? तो ये जो निर्णय लिया है संतुष्ट नामक ऐप लॉन्च करने का, लिया है श्रम और रोजगार मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो गया। और देख ले, जान लेते हैं। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर श्रम कानूनों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। ठीक है। श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है हमारे? संतोष कुमार गंगवार हमारे इसके मंत्री हैं। सिंपल, बहुत ही सरल भाषा में मैंने ऑलरेडी पहले ही लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 जनवरी 2020 को सिखों के गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाई गई। वह किस नंबर के गुरु थे? पहले, दूसरे, 9वें, 10वें? तो सिंपल, ये तो आप लोगों को पता ही होगा किस नंबर के गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह 10वें नंबर के गुरु थे। ठीक है नहीं। आइए इसके बारे में और जानते हैं क्या मैंने लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया है। ये सिखों के अंतिम गुरु थे और इनके बाद गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मान लिया गया। यानी कि सिखों के कुल 10 गुरु हुए थे और 10वें गुरु के बाद गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मान लिया गया। इनका जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। ये 1675 में अपने पिता गुरु तेग बहादुर, जो 9वें नंबर के थे, गुरु तेग बहादुर की शहादत के बाद ही गुरु बन गए थे। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। कोरल रीफ को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हाल ही में किस देश ने सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? मेडागास्कर, पलाऊ, इंडोनेशिया या मलेशिया? तो ये जो घोषणा की है आपकी, ये पलाऊ देश ने की है। जानते हैं, देखो, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका आंसर है। पलाऊ पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के पास पश्चिमी प्रशांत महासागर में, और ऐसा करने वाला यह पहला देश बन गया है। ठीक है नहीं। अब पलाऊ की बात है तो बहुत ये ऐसे देश होते हैं कभी कभी लाइट में रहते हैं, तो जब ये लाइट में आया तो इसकी राजधानी जान लेना हमें ज़रूरी है। राजधानी इसकी नगेरुल मुड। ठीक है। ले भी छोटा वाला है, मुद्रा यहाँ की डॉलर। सिंपल। ठीक है नहीं। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14। देखते हैं क्या बोल रहा है। ये इधर आया फिर से। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा बोल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में DRDO की 5 युवा प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया है? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना? तो ये उद्घाटन जो किया है 5
किस राज्य में डीआरडीओ की 5 युवा प्रयोगशालाओं का उद्घाटन, जो 5 युवा प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया गया है, कर्नाटक में किया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर है डीआरडीओ सिंपल, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जब डीआरडीओ की बात तो जान लेते हैं, चेयरमैन कौन है, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। सिंपल। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, कौन से खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन 10 से 22 जनवरी 2020 तक किस शहर में किया गया, इंदौर, दिल्ली, गुवाहाटी या हैदराबाद। तो जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ ये आपका गुवाहाटी में हुआ, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड। इसके बारे में कई सारे फैक्ट्स बन रहे हैं हमारे, मैंने सभी को शामिल कर लिया। देखो दोस्तों, थोड़ी वीडियो भले सी लंबी हो सकती है, बट दैट डजंट मैटर, बिकॉज मैं यहाँ पे सभी तथ्यों को शामिल कर लिया मैंने यहाँ पे, जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यानी कि जो क्वेश्चन आप यहाँ पढ़ेंगे उन्हें आपको कहीं और सर्च करने की जरूरत नहीं है। आइए जानते हैं। थर्ड हमारा आंसर हो गया। देखो, इन खेलों का पुराना नाम खेलो इंडिया स्कूल गेम्स था। ठीक है। 2020 के खेलों का शुभांकर, जय और पराजय, बहुत इंपॉर्टेंट। पहली बार शामिल खेल, यानी इन खेलों में पहली बार किन खेलों को शामिल किया गया, साइकिलिंग और लोन बाउल्स को शामिल किया गया। अब देखो, इन खेलों में प्रथम स्थान पे कौन रहा, महाराष्ट्र, कुल 256 पदक जीते। दूसरे स्थान पर हरियाणा, कुल 200 पदक जीते। और तीसरे स्थान पर दिल्ली, कुल कितने पदक जीते, 122 पदक। तो देखो, पहला, दूसरा, तीसरा स्थान तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनता है, लेकिन जिस राज्य में किसी भी इवेंट का आयोजन होता है ना, उस राज्य का भी जानना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत मुख्य होता है वो भी। तो असम में हुआ, तो सिंपल असम के बारे में जानते हैं। असम 76 पदक जीतकर 7वें स्थान पर रहा। सिंपल। ठीक है, इससे बाहर बात जाने वाली नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। भारतीय ओलंपिक संघ ने बर्मिंघम में आयोजित होने वाले 2022 के किन खेलों के बहिष्कार के फैसले को वापस ले लिया है, राष्ट्रमंडल खेल, ओलंपिक खेल, हॉकी खेल या बैडमिंटन खेल। तो ये है आपके राष्ट्रमंडल खेल, यानी कि पहले तो उन खेलों के बहिष्कार करने का निर्णय लिया भारत ने, लेकिन बाद में उसे अपने फैसले को वापस ले लिया है। जानते हैं क्या मैटर है ये? आंसर 1, इसका ऑप्शन 1 हमारा आंसर हो गया है। सबसे पहले बर्मिंघम की बात है तो जान लेते हैं बर्मिंघम शहर कहाँ पर स्थित है। यह है इंग्लैंड में। देखो, इन खेलों में निशानेबाजी प्रतियोगिता को हटाए जाने के कारण भारत ने इन खेलों के बहिष्कार करने का निर्णय लिया था। पहले इनका बहिष्कार करने का निर्णय लिया था। अब भारतीय ओलंपिक संघ ने यह भी घोषणा की कि भारत 2026 या 2030 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भी प्रयास करेगा। लेकिन अब कहने का मतलब सिंपल ये हो, बहिष्कार के फैसले को वापस ले लिया और साथ ही साथ यह भी बोला है कि 2026 और 2030 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की अगर भारत को मेजबानी दी जाती है तो भारत उसका मोस्ट वेलकम करेगा। सिंपल। ठीक है नहीं? आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। केंद्र सरकार ने बीएसएनएल और वीएसएनएल के एकीकरण हेतु कितने रुपए की पुनरुत्थान मदद की घोषणा की है। बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड, वीएसएनएल विदेश संचार निगम लिमिटेड, इनके एकीकरण हेतु कितने रुपए की मदद देने की घोषणा की है भारत ने। 69,000 करोड़, 79,000 करोड़, 89,000 करोड़, 59,000 करोड़। तो सिंपल, इसका जो आपका आंसर होने वाला है वो है आपका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि 69,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। सिंपल। आइए अब जानते हैं इसके बारे में। देखो, ऑप्शन फर्स्ट हमारा आंसर हो गया। इसके लिए 6 सदस्यों के मंत्री समूह का गठन किया गया है। वो मंत्री कौन कौन है? राजनाथ सिंह, रविशंकर प्रसाद, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान। जिसके मंत्री हैं वो मैंने इसको शामिल कर दिया। सिंपल। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, रविशंकर प्रसाद आईटी और दूरसंचार मंत्री, अमित शाह गृह मंत्री, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्री और धर्मेंद्र प्रधान तेल मंत्री। सिंपल। ठीक है नहीं? इसी के साथ अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नीति आयोग ने वर्ष 2019 के लिए सतत विकास लक्ष्यों का इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड का दूसरा संस्करण जारी किया। इसमें सबसे ऊपर कौन सा राज्य रहा? केरल, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो इसमें सबसे ऊपर रहा केरल।
बढ़ते हैं आगे हम। देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर हो गया है। सबसे प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य मैंने शामिल कर दिए, केरल, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं बिहार, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल 2 बार लिखा है, चल चल चल, तो सिंपली अरुणाचल प्रदेश। नीति आयोग की बात जानते हैं, गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। पहले क्या था, योजना आयोग था, सिंपल। मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, अमिताभ कांत हैं। और इसके उपाध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार। इसके अध्यक्ष कौन है, सिंपली आप जानते होंगे, अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री का ये पदेन रूप से इसके अध्यक्ष होते हैं, मतलब कि पद के साथ ही लगा होता है, सिंपल पद के साथ ही यह मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, अमेरिका ने बगदाद के किस सैन्य कमांडर को 3 जनवरी को ड्रोन हमले में मार गिराया? आतिफ कुमार, मोहम्मद आरिफ, कासिम सुलेमानी या खालिद? तो जिसे मार गिराया उसका नाम था कासिम सुलेमानी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके संबंधित जो भी तथ्य बने हैं देखो मैंने शामिल कर लिया, उनको ठीक से पढ़ लेंगे नहीं। अमेरिका ने इसे खूंखार आतंकी ओसामा बिन लादेन को ढेर करने से भी बड़ी कामयाबी समझी। कासिम सुलेमानी को ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्लाह के बाद ईरान का दूसरा सबसे ताकतवर व्यक्ति माना जाता था। 2019 में कासिम सुलेमानी को ईरान का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ जुल्फिकार दिया जा चुका है। उसने भले से इसको अपनी उपलब्धि समझा अमेरिका ने, लेकिन ईरान को इस बात से काफ़ी आहत पहुंचा है, सिंपल कहने का मतलब ये है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दृष्टिबाधित लोगों को मुद्रा नोट पहचानने में आसानी के लिए आरबीआई ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? MENI मैनी, MONI मोनी, MUNI मुनी या MANI? तो ये जो आपका ऐप है इसका नाम है MANI मनी ऐप। ये MANI तो है, लेकिन ये है क्या, आइए जानते हैं। देखो अरे भैया टेढ़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, समझ तो आ रहा है। मनी का मतलब है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर एप्लीकेशन, सिंपल, ठीक है नहीं। MANI का क्या मतलब है, मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर एप्लीकेशन। इस ऐप में मोबाइल का कैमरा नोट को स्कैन करता है और ऑडियो के द्वारा व्यक्ति को नोट का मूल्य बताता है, सिंपल। तो जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं उनके लिए आसानी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने किस नाम से ऑनलाइन ग्रोसरी यानी किराना स्टोर लॉन्च किया? जियो मार्ट, वॉलमार्ट, मेगा मार्ट या इनमें से कोई नहीं? तो जो लॉन्च किया है उसका नाम है जियो मार्ट। है क्या, क्यों किया है, किराना स्टोर क्यों लॉन्च कर दिया भाई, ऑनलाइन का क्या जरूरत थी? देखो जानते हैं, ये हमारा रुकेंगे, ये हमारा जियो मार्ट यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर हो गया है। मुकेश अंबानी ने इसे अमेजन और फ्लिपकार्ट को चुनौती देने के लिए लॉन्च किया है, सिंपल। ऑनलाइन किराना स्टोर का जो भी सामान चाहिए ऑनलाइन मंगाओ घर बैठे। इसे देश की नई दुकान नाम दिया गया है, सिंपल इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसे देश की नई दुकान नाम दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन का नाम बताइए जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाकर 21 दिसंबर 2020 कर दिया है। 21 दिसंबर 2020 कर दिया है। विनोद कुमार लोहानी, विनोद कुमार गुप्ता, विनोद कुमार यादव या विनोद कुमार? तो सिंपल, कौन है ये रेलवे बोर्ड के चेयरमैन? ये हैं विनोद कुमार यादव। आगे बढ़ते हैं हम, ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो गया। आगे जानते हैं फिर हम, केंद्रीय आवास व शहरी मंत्रालय, करो इसी, केंद्रीय आवास व शहरी मामले मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के लिए किस ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए? MOU होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है नहीं, पर हस्ताक्षर किए। फ्लिपकार्ट, अमेजन, जियो मार्ट या वॉलमार्ट? तो ये जो आपके हस्ताक्षर किए हैं आपके फ्लिपकार्ट पे किए हैं, सिंपल, ठीक है नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर है, जानते हैं। इसके तहत स्थानीय बुनकरों तथा शिल्पकारों, ये थोड़ी प्रिंटिंग में ज़्यादा दिक्कत आ गई है टाइपिंग में। इसके तहत स्थानीय बुनकरों तथा शिल्पकारों को बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना का क्रियान्वयन केंद्रीय आवास व गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
जब बात है बात जान लें मंत्री कौन है, हरदीप सिंह पुरी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है किस योजना के तहत विद्युत वाहनों के लिए देश भर में 2636 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। FEME, FRME, FAME या FPME? तो इस योजना का नाम है FAME। FAME मीन्स फास्टर अडेप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। आगे मैंने इसको लिखा हुआ इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, देखो मैंने सब शामिल किया हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर है। इसका मतलब होता है फास्टर अडेप्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इसका उद्देश्य विद्युत वाहनों को बढ़ावा देना है। इसके तहत देश में सर्वाधिक चार्जिंग स्टेशन महाराष्ट्र में स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, इस योजना को पहली बार 1 अप्रैल 2015 में लॉन्च किया गया था। यह है दूसरा संस्करण है, यानी कि ये FAME 2 है, सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने साइबर सेफ वुमेन नामक पहल की शुरुआत की है? हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो साइबर सेफ वुमेन नामक पहल की जो शुरुआत की गई है वो हमारी महाराष्ट्र सरकार ने की है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है। इस पहल के तहत साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कैंप आयोजित किए जाएंगे, सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर अब हमारा 26। सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनवरी माह के जितने वीडियो बनेंगे सब क्रमबद्ध तरीके से ऐसे ही मिलते रहेंगे, पढ़ते रहे आप लोग। विश्व पुस्तक मेला 2020 जिसका आयोजन दिल्ली में हुआ, की थीम क्या है? मोदी लेखकों के लेखक, गांधी लेखकों के लेखक, अब्दुल कलाम लेखकों के लेखक, रविंद्रनाथ टैगोर लेखकों के लेखक। तो जो विश्व पुस्तक मेला 2020 है इसकी थीम थी हमारी गांधी लेखकों के लेखक। ठीक है नी, आइए जानते हैं हम, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर है। इस मेले में 20 से ज़्यादा देशों के प्रकाशक अपनी पुस्तकें लाए तथा 600 से ज़्यादा प्रकाशकों के करीब 1300 स्टॉल लगाए गए, सिंपल। कहाँ पर? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय नर्स व प्रसाविका वर्ष, किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय नर्स व प्रसाविका वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया? 2020, 2022, 2024 या 2026? तो ये इसी वर्ष को, यानी कि अपना 2020। उसे क्या पता था कोरोना आने वाला है। आगे देखते हैं, देखो इसके बारे में हमें क्या जानना है। और WHO के अनुसार 2030 तक सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज लक्ष्य को हासिल करने के लिए 18 मिलियन हेल्थ वर्कर्स की आवश्यकता होगी। कितने? 18 मिलियन। 1 मिलियन कितना होता? 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। ठीक है नी। फिर देखो WHO की स्थापना कब हुई थी? WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। WHO का मुख्यालय का है? इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं हम। IRDAI जिसको बोलते हैं IRDAI ने एक स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, IRDAI ने एक स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी तैयार की है। उसका नाम क्या है? हमें उसका नाम बताना है। सार्वभौमिक संजीवनी पॉलिसी, सभी के लिए पॉलिसी, आरोग्य संजीवनी पॉलिसी या निरोग्य संजीवनी पॉलिसी? तो इस पॉलिसी का नाम है आरोग्य संजीवनी पॉलिसी, यानी ऑप्शन नंबर 3। IRDAI की बात है तो देखो जान लेते हैं IRDAI क्या है हमारा। ये है हमारा IRDAI। इसका मतलब है हमारा इंडियन रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि नियामक बॉडी है किसकी? जो हमारे इंश्योरेंस वगैरह होते हैं इनकी नियामक बॉडी है, जिस प्रकार से RBI है हमारी। ठीक है, RBI हमारे बैंकों वगैरह का नियामक करती है, ये हमारे इंश्योरेंस बॉडी है, इंश्योरेंस की नियामक, अपेक्स बॉडी ऑफ इंश्योरेंस। आरोग्य संजीवनी पॉलिसी के बाद इसे बेचने वाली कंपनी का नाम जुड़ा होगा। ठीक है, इस हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में कम से कम 1 लाख और अधिकतम 5 लाख तक की सम एश्योर्ड लिमिट होगी। ठीक है, मतलब कि 5 लाख तक की सम एश्योर्ड, मतलब कि उनकी गारंटी दी जाएगी।
आगे देखते हैं हमारा क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 का आयोजन कहाँ हुआ। तो जो राष्ट्रीय आइस हॉकी 2020 का आयोजन हुआ, ऑप्शन है आपके लेह, लद्दाख, दार्जिलिंग और शिमला। देखो इसमें जो लद्दाख है ना, ये गलत शामिल कर लिया गया है। इस पहली बात तो बताता हूँ, इसका जो आयोजन हुआ, इसका आयोजन लेह में हुआ। इस लद्दाख की जगह आप कुछ और ऑप्शन ऐड कर लेंगे, मेरे बाद में ध्यान ना था। इसकी जगह हरियाणा राज्य ऐड कर लेंगे। सिंपल आपको यहाँ केवल ये जानना है, राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 का आयोजन लेह में हुआ, ठीक है नहीं, केवल हमें ये जान लेना है। इसके साथ ही हम और थोड़ा जान लेते हैं। आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित यह 5वीं चैंपियनशिप थी। सिंपल, किसके द्वारा आयोजित की गई है? आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन ने महिला की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कौन सी हेल्पलाइन सेवा शुरू की है? सड़क सुरक्षा, सुरक्षित सफ़र, दामिनी या नंदिनी? तो जो हेल्पलाइन सेवा शुरू की है उसका नाम है दामिनी, ठीक है। आइए जानते हैं इसके बारे में। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो गया है। इस नंबर पर सफ़र के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर शिकायत भी की जा सकती है और अपना सुझाव भी दिया जा सकता है। सिंपल, किसके तहत? दामिनी के तहत। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31। किस राज्य ने वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया? ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो हमारे कंप्यूटर में होती है, ठीक है। तो किस राज्य ने लिया? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो ये फैसला आपके तेलंगाना राज्य ने लिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो गया है। इसके लिए तेलंगाना सरकार ने नीति आयोग के साथ समझौता किया है। तेलंगाना राज्य नीति आयोग द्वारा तैयार दस्तावेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था। यानी कि नीति आयोग ने दस्तावेज तैयार किया था, वो दस्तावेज का नाम था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल। तो उस पर सबसे पहले किसने किया था? तेलंगाना राज्य ने हस्ताक्षर किए थे, ठीक है नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। हाल ही में सुनीता लाकड़ा ने संन्यास की घोषणा की है, वे किस खेल से संबंधित है? हमें बताना सुनीता लाकड़ा का संबंध किस खेल से है? बास्केटबॉल, लॉन टेनिस, फुटबॉल या हॉकी? तो उनका जो संबंध है वो एक हॉकी खिलाड़ी है। आइए जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो गया है। ये भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान हैं। 2018 में इन्हीं की कप्तानी में एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी में भारत ने दूसरा स्थान हासिल किया था। सिंपल, ठीक है। और हाल ही में इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। आगे जानते हैं। राष्ट्रीय मेडिकल आयोग का प्रथम चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो सुरेश चंद्र शर्मा, सुरेश वर्मा, सुरेश कुमार या सुरेश सिंह? तो किसे किया गया? ये किया गया आपका सुरेश चंद्र शर्मा को, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर है। इन्हें 3 वर्ष अथवा 70 वर्ष की अवस्था जो भी पहले हो तक के लिए नियुक्त किया गया, यानी 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया। अगर ये 3 वर्ष से पहले 70 वर्ष के हो जाते हैं तो भी इन्हें वहाँ से रिजाइन देना पड़ेगा। पिछले देखो ये प्रथम वाली बात क्या आ रही है? क्या ये नया बना है? नहीं। देखो पिछले वर्ष भारतीय मेडिकल परिषद का विघटन कर राष्ट्रीय मेडिकल आयोग की स्थापना की गई थी। सिंपल, जो हमारा भारतीय मेडिकल परिषद था उसके स्थान पर राष्ट्रीय मेडिकल आयोग की स्थापना की गई। तो इसलिए हमारे किस शब्द का प्रयोग हो रहा है? प्रथम का प्रयोग हो रहा है और ये इंपॉर्टेंट बन जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 34। किस देश ने 2015 में हुए न्यूक्लियर समझौते को अब बिना किसी शर्त नहीं मानने का ऐलान किया है? बहुत इंपॉर्टेंट। इराक, ईरान, सऊदी अरब या अफगानिस्तान? तो ये आपका ईरान ने किया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। सिंपल, ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर है। क्या है जानते हैं थोड़ा सा। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा, क्या कहा उन्होंने? ईरान अब संवर्धित यूरेनियम से जुड़े रिसर्च के विकास कार्यों
और परमाणु कार्यक्रमों में पाबंदी को स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने मना कर दिया कि हम इसको अब स्वीकार नहीं करेंगे। सिंपल, ठीक है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। ये क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, हाल ही में किस देश ने अमेरिकी सेना को आतंकवादी घोषित कर दिया? सऊदी अरब, अफगानिस्तान, इराक या ईरान? तो किस देश ने अमेरिकी सेना को आतंकवादी घोषित कर दिया? ये कर दिया ईरान, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है। देखो, ईरान की संसद, क्या नाम है उसका, मजलिस ने एक विधेयक पारित कर सभी अमेरिकी बलों को आतंकवादी घोषित कर दिया है, ठीक है नहीं। जो हमने भी पीछे क्वेश्चन पढ़ा था, अमेरिका को इस बात से भली खुशी मिल रही हो कि हमने ये बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है, लेकिन उसके लिए तो दिक्कत वाली बात है ना, ठीक है। तो इसलिए उसे आतंकवादी घोषित कर दिया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या क्वेश्चन बोलना हमारा। क्वेश्चन नंबर है हमारा 36। अमित शाह ने किस शहर में राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल यानी NDRF, राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल अकेडमी की आधारशिला रखी? नागपुर, हैदराबाद, फरीदाबाद या अहमदाबाद? तो ये जो आपकी आधारशिला रखी गई है नागपुर में रखी गई है, ठीक है। राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल है क्या? देखो, सारे तथ्य शामिल कर लिए हैं। NDRF का मतलब है नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, ठीक है। ये एक एकेडमी बनाई जाएगी। इस एकेडमी में सभी प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है। NDRF की स्थापना 2006 में हुई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। कहाँ है इसका मुख्यालय? दिल्ली में। NDRF केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। सिंपल। वर्तमान में NDRF की 12 बटालियन देश के अलग अलग हिस्सों में नियुक्त की गई हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। इरफान पठान ने क्रिकेट के किस प्रारूप से संन्यास ले लिया है? एक दिवसीय T20, एक दिवसीय टेस्ट मैच, T20 मैच, या क्रिकेट के सभी प्रारूपों से? तो सिंपल, किससे? क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है, ठीक है। इन्होंने 19 साल की उम्र में 2003 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला मैच खेला था। 2012 में श्रीलंका के खिलाफ आखिरी मैच खेला था जो अंतर्राष्ट्रीय T20 था। सिंपल। इन्हें भारतीय क्रिकेट में स्विंग का किंग कहा जाता है। किन्हें? पठान को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, किस राज्य ने जल जीवन हरियाली मिशन नामक योजना की शुरुआत की? छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश? तो राज्य हमारा बिहार। सिंपल, कुछ भी नहीं है, जल जीवन हरियाली मिशन। इसके तहत हमने क्या शामिल किया है? इस योजना के तहत जलवायु परिवर्तन तथा जल संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाई जाएगी। सिंपल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी ख़त्म करते हैं इसको। 63वीं राष्ट्रीय युवा निशानेबाजी चैंपियनशिप, ये प्रिंटिंग प्रॉब्लम, जिसमें सौरभ चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता, का आयोजन कहाँ हुआ? दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद या भोपाल? तो इसका आयोजन हुआ भोपाल में, ठीक है नहीं। आइए जानते हैं। सौरभ चौधरी ने 15 वर्ष की उम्र में मेरठ से शूटिंग की शुरुआत की थी। सिंपल, ठीक है नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40 एंड लास्ट क्वेश्चन। किस देश के जंगलों में लगी आग से वहाँ के करोड़ों वन्य जीव मारे गए? ये यार प्रिंटिंग में देखना पड़ेगा भाई, टाइपिंग का। किस देश के जंगलों में लगी आग से वहाँ के करोड़ों वन्य जीव मारे गए? न्यूजीलैंड, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अफ्रीका? तो ये कौन सा हमारा? ये हमारा ऑस्ट्रेलिया। जानते हैं, यह आग दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के द्वीप पर लगी थी। इसमें करीब 50 करोड़ वन्यजीव मारे गए हैं। इंपॉर्टेंट बनता है, बहुत भयंकर आग लगी थी इसमें, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों, ये मैंने आपको 40 क्वेश्चंस कराए जो हमने श्रृंखला स्टार्ट की है। 1 जनवरी से स्टार्ट किया और ऐसे ही क्रम बढ़ता रहेगा। कंप्लीट आपको करंट अफेयर के अंतर्गत प्रोवाइड कराए जाएंगे। जनवरी माह की जितनी वीडियो बनेंगी 2-3 आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, उसके अंतर्गत ये हमारी पहली वीडियो थी। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो जल्दी से चैनल को वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी जगह शेयर कर दें, ठीक है। इसी के साथ मैं बहुत जल्दी आपको अगली वीडियो के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड।